प्रिय दोस्तों, आप सभी को उद्यन आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल की शुरुआत 17th बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यहां पे आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नावली एवं मुख्य परीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। हमारी टीम रोजाना आपके लिए सेक्शन वाइज सिंपल एवं साधारण शब्दों में तर्क आधारित कंटेंट प्रोवाइड करने वाली है। आज की वीडियो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए जनरल साइंस सेक्शन से फिजिक्स प्रश्नावली से रिलेटेड है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चन नंबर 15 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली आप देखिए, ये ऑप्टिक्स से पूछा गया है और ऑप्टिक्स बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। विगत वर्षों में आप देखे होंगे कि ऑप्टिक्स का हर एक साल में एक या दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड है अवतल दर्पण पे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक स्टडी कर लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके थ्योरीज को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। आप जानते हैं कि आपको ये गोलीय दर्पण को आप ले सकते हैं। ये ग्लास की बनी होती है और आप इसको एक कटर के हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट कट करके आप बाहर निकालते हैं, अगर हम इसकी बाहरी पार्ट को सिल्वरिंग कर दें तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। और ये कॉनकेव मिरर की ये पॉइंट पोल कहलाती है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। हम क्या करेंगे बच्चे, ये इस गोलीय दर्पण की जो सेंटर था उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो हाफ डिस्टेंस होती है हम उसको फोकस बोलते हैं और ये पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। हमने इस सेक्शंस को आप देखे होंगे, हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में डिवाइड कर दिया। पी पोल कहलाता है, एफ फोकस हो गया और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अवतल दर्पण की कुछ यूज को भी इंक्लूड कर दिया हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो बेसिकली अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को यूज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडलाइट्स में यूज करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, टेम्पो में करते हैं, टॉर्च में करते हैं। हम लोग सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दंत चिकित्सक एवं विशेष रोगी में भी यूज करते हैं। इस सेक्शंस पे भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस अवतल दर्पण से विगत वर्षों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम जो मेन इस कॉन्सेप्ट सिखाने का मोटिव है वो रे डायग्राम है। हमने इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया हूँ जिससे आपको रे डायग्राम समझने में आसानी होगा। सबसे पहला देखिए पार्ट है। इस केस में हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशंस पे रखेंगे मिरर के फ्रंट में और हम उसके नेचर्स ऑफ इमेज को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला केस, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। तो ऑब्जेक्ट जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो रेज कैसे आपको पैरेलल आती हुई दिखेगी। इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रेज आपको पैरेलल आती हुई दिखती है। ये पैरेलल रेज आपने ड्रॉ किया और ये आपको एक पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है। तो इस केस में आपका इमेज का फॉर्मेशन जहाँ होता है उसको फोकस बोलते हैं। इमेज आपका फोकस पे बनेगा और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज रियल होगा, सेकेंड इन्वर्टेड होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट साइज के होंगे, मतलब वेरी डिमिनिश होंगे। ये आप फर्स्ट पार्ट समझ गए होंगे कि रेज अगर इन्फिनिटी पे, रेज अगर पैरेलल है इट मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसके फोकस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बी रे डायग्राम में, इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हूँ। इस साइड आपके इन्फिनिटी होंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आप रे डायग्राम से भी दिख सकते हैं। तो रे ट्रेसिंग के लिए एक पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग और एक रेज लीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपको इमेज देगा। ये इसके इमेज का फॉर्मेशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है। ये पॉइंट आपका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसे दिख रहे हैं, रियल रेज कट कर रहा है मतलब रियल इमेज बनेगा। साइज आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस साइज और इस साइज में ऑब्जर्व करिए तो आपको क्या दिखेगा, ए बी is greater than a dash b dash, it means your image size is smaller than object size। आप क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड है, स्मॉलर है और रियल है। मैं होप करता हूं कि आपको बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा।
सी सेक्शन में देखिए कि इस केस में आपका ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा गया है, तो सी पे रखने से इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस केस में आप देख सकते हैं रियल है, सेम साइज का है और इन्वर्टेड है। इट मीन्स अगर आप सी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सी पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। सो ये आसान है, आप रे ट्रेसिंग से देख सकते हैं। अब डी पार्ट को देखिए, डी पार्ट में आपने ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ पे एक पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इमेज बनती है, जो ऑलरेडी है मैंने आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इमेज बन रहा है सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। सो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में। कैसा होगा, तो आप साइज देख सकते हैं कि आपका ए डैश बी डैश जो इमेज की है, इमेज की हाइट है वो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा है। आप बोल सकते हैं इनलार्ज हो गया। और ये भी देखिए ये इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में है, तो इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक और रे डायग्राम है और ये है। इस केस में आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है और रेज देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल जा रही है। इट मीन्स ये इन्फिनिटी पे जाके कट करते हुए प्रतीत होगी। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के सामने रियल, इन्फाइनाइटली लार्ज और इन्वर्टेड। तो आप कह सकते हैं कि आपका इमेज मैग्नीफाइड हो गया। नेक्स्ट केस एफ में देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होता है तो इस केस पोल के बीच में होता है, तो इस केस में आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि एक्सटेंड करके बनाया गया है। इस केस में देखिए आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपका इरेक्ट हो गया और एक्सटेंड करके बनाया गया इसलिए वर्चुअल हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी है। इट मीन्स ये इनलार्ज भी हो गया, मैग्नीफाई भी हो गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम पुनः क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चंस में देखेंगे और हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अवतल दर्पण में पूछा गया है और बताया गया है इमेज के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार का है। इसका हमारा बड़ा मतलब क्या हो गया, कौन सी केस हो गई, ये केस सी हो गई जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आप देख सकते हैं कि फोकस पे रखने पे इमेज कहाँ पे बनता था, इन्फिनिटी पे। ये तो सही नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो ये कहाँ पे बनेगा बच्चे, इमेज तो सी पे ही बनता था। तो ये सही है हमारे लिए ऑप्शंस। फोकस एंड कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो हमारा कहाँ पे बनता है बच्चे, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। तो ये तो नहीं हो सकता और ये क्योंकि मैग्नीफाइड होते हैं, इनलार्ज होते हैं। और नेक्स्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो आपका इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश बनता है और सी एंड एफ के बीच में बनता है। तो सेम साइज का एक ही जगह पॉसिबल है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ए फोटोवोल्टिक सेल्स इज ए डिवाइस। सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में मुझसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रीड कर लिए। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, इसकी थ्योरी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप इस क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करिएगा। सो हम देखते हैं इसके थ्योरी से रिलेटेड। प्रकाश विद्युत, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या होता है बच्चे, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है बच्चे, सो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, इसको इलेक्ट्रिक आई भी बोला जाता है या फोटो ट्यूब भी बोला जाता है। सो इसकी प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ये किस पे बेस्ड है बच्चे, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करती है। इट मीन्स प्रकाश को किस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक में। तो इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए उनका एक रॉ डायग्राम भी लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, सी एंड ए जो आपके क्या है बच्चे, यहाँ पे सी एंड ए इलेक्ट्रोड है। तो ये इमीटर है जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके हेल्प से, और ये जो कलेक्टर है वो ऐसे आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से फिर यहाँ पे रीच कर जाएंगे।
सो ये कलेक्टर है बच्चे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक टर्मिनल ऐसे लगा दिया है बच्चे, एक ऐसे लगा दिया है, तो इसमें से एक निगेटिव टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होंगे। तो आप यहाँ से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त कर सकते हैं। सो इसका मैं रचना देखिए आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाधित कैम रखा गया है, मतलब उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, ग्लास ट्यूब रहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक को उत्सर्जक बोलते हैं, एक को संग्राहक बोलते हैं। उत्सर्जक बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये कैथोड के जैसा काम करता है। ये धातु प्लेट के होते हैं। तो धातु प्लेट क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, मतलब इसके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। संग्राहक को क्या बोलते हैं बच्चे, ये एनोड के जैसा काम करता है, और ग्लास ट्यूब के जैसा काम करता है, इंसुलेटर के जैसा, कुचालक के जैसा। और बाहरी परिपथ कनेक्ट करने के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं बच्चे, बाहर की सर्किट में धातु पिन के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या करता है, सिंपल से है बच्चे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत ईजी था, मैंने इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से समझा दिया। आप एक बार अच्छे से इसको देखना, इसके इसके डायग्राम को भी अच्छे से देखो, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चे, और आप इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, बट मैंने इसको फिजिक्स में लिया हूँ। बोला गया बीच ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पहले तो समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, देन फिर बैड कंडक्टर क्या होता है, और ये लिक्विड्स में कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं स्टूडेंट। सो कंडक्टिविटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आप देखते होते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। कहने का मतलब ये डिपेंड्स अपॉन द, अच्छा ये डिपेंड्स किस पे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फ्री आइंस। या तो फ्री आइंस प्रेजेंट होनी चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो फ्री आइंस क्या होता है बच्चे, हम वी कैन से दैट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सो जिस मेटल्स या जिस मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अच्छे होंगे वहाँ पे चांसेस है कि इलेक्ट्रिक करंट अच्छे होंगे। सो आयनिक कंपाउंड के केस में क्या करते हैं, तो उस किस रेशियो में वो वाटर में डिसोसिएट होते हैं, उसमें जिस रेशियो में आयंस प्रेजेंट होंगे उस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी देख सकते हैं। तो आप साल्टेड वाटर के केस में आप जानते हैं साल्ट क्या होता है बच्चे, NaCl। अब इसको किस में आप मिक्स करने वाले हैं, इसको मिक्स करने वाले वाटर के साथ। तो बेसिकली सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे बच्चे, Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयंस होते हैं वो आयंस अवेलेबल हो गए, और आयंस अवेलेबल हो गए तो आयंस मूव करते हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो आपसे पूछा क्या, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयंस का ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। नेक्स्ट देखते बच्चे, आपके पास है ऑरेंज जूस और लेमन जूस। तो ऑरेंज जूस और लेमन जूस में आप देख सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी वो इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं। सो इस देन नेक्स्ट हम इसमें चेक करने वाले ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस में। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चे, इन सब के केस में आपके कंडक्टिविटी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसके केस में भी आपके पास आयंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल चैप्टर से क्वेश्चंस लिया गया। आप जानते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इसकी मासेस m1 m2 है, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, बट यहाँ पे क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट है। आप जानते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग, ये अर्थ का सरफेस है बच्चे, तो हम जानते हैं कि नियर बाई अर्थ सरफेस g जो होता है अपना कांस्टेंट होता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये अपना g अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द सेम पैटर्न मून पे हम लोग, बेसिक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि मून के सरफेस के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g/6 के बराबर होता है। तो अर्थ के 1/6 टाइम्स होते हैं मून के, बट ये डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करते हैं। आप इसके एल्टीट्यूड में जाओगे तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होते हैं, तो डिपेंड करता है। बट हम सरफेस के पास यहाँ पे क्वेश्चन नियर द सरफेस में एज्यूम कर सकते हैं ये हमारा कांस्टेंट होगा।
तो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होने वाले, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोला बच्चे, अंडरगो ए चेंज इन देयर इनर्शिया। सो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। सो मास इज नॉट चेंजिंग, अगर मास नहीं चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट, तो अपना इनर्शिया कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स सेकेंड भी अपना गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ओके, एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। सो फोर्स इज नथिंग बट इट इज m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे g/6 है। सो मास डिफरेंट है, एक्सेलरेशन सेम है, तो हमारा फोर्स भी डिफरेंट होगा। इट मीन्स ये भी गलत हो गया। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस ad होता है, और ये रिलीज किया है तो आपका v 0 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी ये g/6 इंटू टी। अगर सेम टाइम पे देखिएगा तो आपका v बराबर क्या हो गया बच्चे, g/6t, तो आपका वेलोसिटी सेम होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उम्मीद है बच्चे आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे गिवन है, और ये एसी करंट से रिलेटेड है। एसी मीन्स क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मैं ड्रॉ करता हूँ कि आपके पास कुछ इस तरह का सेक्शन ऐसे दिया हुआ और ये पीरियोडिक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अल्टरनेट हो रहे हैं, तो ऐसे वाले सेक्शंस को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बट हम लोग जो डेली लाइफ में अल्टरनेटिव करंट यूज होते हैं वो इस तरह के ऐसे पीरियोडिक में होते हैं, ये साइनोसोडल वेव फॉर्म होते हैं इस टाइप के, प्लस माइनस अल्टरनेट इस तरह से चलते हैं। सो इसको समझने के लिए कौन से एसी प्रोड्यूस कर सकता है, हम हर एक का फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके फंक्शंस को देखते हैं, देन फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सबसे पहले डायनेमो इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो डायनेमो इफेक्ट पे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है जब पीस ऑफ वायर इज मूव्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। सो आपके ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में देखिए ये वायर यहाँ पे गिवन है, और ये जब मूव करता है, मूवमेंट ऑफ वायर होता है, देन इन दिस केस में क्या होता है, इंड्यूस वोल्टेज उसके क्रॉस जनरेट होता है, और अगर हम उसके साथ वोल्टमीटर लगा देंगे तो हमें यहाँ पे रीडिंग दिखने वाली है कि रीडिंग कितनी होने वाली है। तो ये दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो डायनेमो इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, तो डायनेमो इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है और इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होता है। तो इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो किसके फंक्शन होता है, इंड्यूस वोल्टेज होता है बच्चे वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब ये साइनोसोडल वेव फॉर्म है, इसका मतलब ये एसी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी है, तो हम एसी यहाँ पे, ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये अल्टरनेट हो रहा है, साइनोसोडल है। ये इंड्यूस वोल्टेज का केसेस को हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चे, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये कोई भी चीज़ को जनरेट नहीं करता, बस उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो इस साइड आप देख सकते हैं कि एसी सिग्नल ही इसको इनपुट दिया जा रहा है, और मिल क्या रहा है हमको, एसी सिग्नल ही आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, ये क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को या तो अप कर देंगे या डाउन कर देंगे। इसका मतलब जस्ट ये क्या करते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाले हैं, उसको जनरेट नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ट्रांसफार्मर का फंक्शन हमें अच्छे से पता चल गया, ये जनरेट नहीं करता, बस उसके मैग्नीट्यूड को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था चॉक कॉइल। चॉक कॉइल बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, ये हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा करंट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं आई क्या होता है बच्चे, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, आई डी क्यू बाई डी टी। बट करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है बच्चे जे बराबर करंट डिवाइडेड बाय एरिया। सो ये होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे करंट जो फ्लो ऑफ करंट होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चे, ये क्रॉस सेक्शंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अगर आपको पता होगा, तो इस केस में हम जानते हैं ई बराबर रो जे, और ई हमारा क्या होता है बच्चे, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और रो क्या होता है बच्चे, रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी कैसे क्वांटिटी होता है, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी है।
तो जे लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट में वेक्टर होने के लिए जे को क्या होना पड़ेगा, इसको वेक्टर होना पड़ेगा। तो हमारा करंट डेंसिटी कैसे क्वांटिटी हो गए, वेक्टर क्वांटिटी होंगे और ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसके ऑप्शंस भी करेक्ट हो गए। आई होप आपको अच्छी चीज़ समझ में आया होगा, मैंने आपको फंडामेंटल तरीके से समझाया हूँ। सो आज के लिए यही इतना ही बच्चे, आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, उसको थ्योरी को रिवाइज करिए। सो हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस लाने वाले हैं और इस तरह से हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आने वाले। थैंक यू सो मच।